जो मौर्य काल है, मौर्य काल का जो सेकंड पार्ट है वो, और साथ में जो हम शुंग के बारे में जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कल बात की थी, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की थी। मौर्य साम्राज्य में हमने विभिन्न जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं और अशोक के आरंभिक जो जीवन है, उनकी जो आरंभिक सफलताएं हैं और किस प्रकार से अशोक द्वारा जो है वो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है किस प्रकार का उनके जीवन में परिवर्तन आया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अशोक का इतिहास में स्थान, क्योंकि अशोक एक ऐसे शासक हैं जो जिनका संबंध बेशक जो है वो मौर्य वंश से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विश्व के महान शासकों में जब गणना की जाती है तो उसमें उनका भी नाम शामिल होता है। तो सबसे पहला जो आता है वो यही आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है जो अशोक को जो है वो अशोक महान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो यही आता है कि हालांकि उन्हें विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कलिंग के, इनकी आधुनिक जो उड़ीसा है वहाँ उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करके जो है वो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जो आप पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो है मैसूर तक फैला हुआ था। ठीक है। और सेकंड जो आता है वो आता है शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि इसी शासन व्यवस्था के दौरान उनके द्वारा क्या किया गया कि हर प्रकार से इसको जो है वो एक सीमित करने का प्रयास किया गया, और शासन और प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो उनके द्वारा, चाहे वो विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति है, चाहे वो योग्य मंत्रियों की नियुक्ति है, ठीक है, चाहे वो स्वयं का जो शासन और प्रशासन के प्रत्येक हिस्से पर जो नियंत्रण था, वो सब चीज़ें जो वो ने उत्तम शासन व्यवस्था। क्योंकि शासन व्यवस्था का मैं अपने हिसाब से मैं अगर कहूँ तो शासन व्यवस्था को हम दो मुख्य तौर पर जो उसका आंकलन कर सकते हैं। पहला जो आता है वो आता है शांति और व्यवस्था, अर्थात किसी भी राज्य, किसी साम्राज्य या किसी देश में यदि वहाँ पे शासन और कानून और व्यवस्था, शासन और व्यवस्था जो है यदि सही हो, और सेकंड इसको जो पार्ट मैं समझता हूँ कि उसमें लोक भलाई के कार्य इसमें आएगा, तो लोक भलाई के कार्य कुल मिलाकर जो है आप उसमें देख सकते हो कि अशोक एक ऐसे शासक रहे हैं इतिहास में जिन्होंने ना केवल जो है वो मानव की अपितु पशुओं की देखरेख, उनकी सुरक्षा, उनकी चिकित्सा के संदर्भ में जो उनके द्वारा अनेकों पग उठाए गए थे। तो कुल मिलाकर जो है उनके द्वारा ही जो है यहाँ पर जो जैसे सड़कें बनाना, नहर बनाना या वृक्ष लगवाना, सराय बनाना, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं चिकित्सालय की, तो मानव के लिए चिकित्सालय वर्तमान समय में हुआ करते हैं, पहले भी जो कई बार इस प्रकार की व्यवस्था जो वहाँ पे देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि पशुओं के लिए भी उनके द्वारा जो है जो चिकित्सालय है जो है वो स्थापित किए गए थे। फिर दूसरी बात आता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उन्होंने जो विदेशों में, जो हमारे समीपवर्ती देश हैं, यानी सुदूर देशों में भी उनके द्वारा जो है वो प्रचारक भेजे गए। यहाँ तक कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी जो उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अशोक का धम्म। तो अशोक ने एक नवीन धर्म भी चला था, इसको अशोक के धर्म के नाम से जाना था। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, कला के क्षेत्र में विकास, ठीक है। अब अशोक के काल में जो है कला के क्षेत्र में जो है विशिष्ट जो है वो स्थान या उपलब्धियां जो है उनके द्वारा हासिल की गई थी, क्योंकि उस काल में, अशोक के काल में या मौर्य काल में बनी हुई जो कला है, उसके संदर्भ में आप आगे के जब हम कला साहित्य का जो पाठ करेंगे उसमें आप डिटेल से उसमें देखेंगे किस प्रकार से जो उनके द्वारा जो है वो उस चीज़ को जो है प्रफुल्लित करने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। ठीक है। 50 टन के करीब जो वहाँ पे भारी भरकम, और वो भी एक ही शिला, एक ही पत्थर पर जो वो उसे बनाया गया, और 50 टन, 50 फुट ऊंचे, 50 टन भार और 50 फुट ऊंचे इनकी ऊंचाई पर एक शिला को काटकर जो उसे बनाया गया, तो उत्तम कला को जो प्रदर्शित करते हैं। उसी के अलावा जो है यदि हम फिरोजशाह कोटला में यदि बात करें तो वहाँ पे उनके द्वारा एक स्तंभ है, और उस स्तंभ को देखकर जो है उसमें जो उत्तम की जो पॉलिश है, ठीक है, उसे देखकर अंग्रेज तक भी चकित रह गए थे, हैरान रह गए थे कि ये जो है वो धातु की बनी है या किसी और चीज़ की। ओके। तो कुल मिलाकर जो है, और कला के क्षेत्र में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, उनके द्वारा विशेष तौर पर अभिलेख किए गए। ये कला के एस्पेक्ट में हम पूरा वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा जो वो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। साहित्य व शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है वो उसका उत्थान हुआ। विशेष तौर पर आपने देखा होगा चाणक्य, इनकी कौटिल्य, उनका नाम, जिनका नाम विष्णुगुप्त की भी है, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, वह था अर्थशास्त्र। और दूसरे संदर्भ में यदि हम बात करें, मैगस्थनीज ने लिखी थी, वहाँ पे क्या कहते हैं,
इंडिका, और इसके अलावा जो है अगर आप अन्य भी जो आप कल्पसूत्री इत्यादि की जो बात करेंगे वो भी आप उसमें देख सकते हो। विदेशों से जो उन्होंने महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के जो है वो मतलब विभिन्न जो समीपवर्ती जो हमारे जो देश थे या सुदूर पूर्व थे उनसे जो है वो, जब हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड अगला जिसमें आता है वो आता है युद्ध के स्थान पर जो उन्होंने शांति की नीति को अपना लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, आपको याद होगा कि 261 ईस्वी पूर्व जब उन्होंने कलिंग का युद्ध जब लड़ा था, उसके उपरांत जो है उन्होंने हमेशा के लिए ही जो है वो युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, और इसके स्थान पर केवल और केवल जो उन्होंने शांति की नीति को अपनाया था, जिसे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति भी कहा जाता है। और अब उन्होंने अपना जो सर्वोपरि जो उद्देश्य जो माना वो किसे मान लिया, वो माना प्रजा हित को, जनता की भलाई को। ठीक है, और उसके बाद यदि हम मध्यकालीन आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आ जाएंगी इसमें, जैसे आप सबसे पहले जो है वो अगर हम आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य चीज़ें आपने अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, जैसे कि कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग, और चौथा व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, ये आपने जो अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। तो कृषि के संदर्भ में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस प्रकार से जो वो कृषि के क्षेत्र में जैसे चावल है, गेहूं है, कपास है, ठीक है, गन्ना है, ये मुख्य तौर पर जो उनकी प्रमुख फसलों में जो उसमें शुमार हुआ करता था। और इसके अलावा जो है जो राजस्व, ठीक है, क्योंकि राज्य की आय का राज्य जो था, राज्य के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था, और राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत हुआ करता वह भी भूमि राजस्व ही हुआ करता था। और भूमि राजस्व जो होता था उसका जो हिस्सा होता था वह होता था 1/6 से लेकर 1/4 तक। ठीक है, अब इसका सेकंड जिसमें आता है उद्योग। अब उद्योग वर्तमान समय की भांति हम इसको बड़ी मशीनरी से इसको लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप उद्योग धंधे भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक जैसे विशेष तौर पर जिसका जो प्रयोग है, जिसका जो उपयोग है वो किसी उत्पादकता के से संबंधित है, और एक थोड़ा सा स्वरूप उसका अलग हुआ करता है, बड़ा हुआ करता है, तो वो जो है वो एक उद्योग की श्रेणी में आता है। और उसमें आपको मुख्य तौर पर उसमें कपड़ा उद्योग आता है। ठीक है, अब कपड़ा उद्योग जो है बोलने का मतलब है, जैसे हम वस्त्र पहनते थे, वस्त्र जो है जो पहना जाता था तो उसे बनाना आवश्यक होता था, तो वो बनता काहे का था। ठीक है, तो जितने अगर लोग जो वस्त्र बनाने का चाहे वो घर पे ही बना रहे हैं, लेकिन उसे क्या हुआ, इसे एक श्रेणी में अर्थात उसे एक उद्योग के रूप में से परिभाषित किया गया, और उसमें से प्रमुख जो उद्योग था वो कपड़ा उद्योग था। अब यही जो कपड़ा उद्योग था वो 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था। अब हमने यहाँ पे कपास के बारे में आप देख सकते हो कि हमने कपास के बारे में जिक्र किया है। तो मुख्य तौर पर कपास प्राचीन काल से लेकर जो है हमारे जो है वो एक कृषि उत्पाद के रूप में जो मुख्य तौर पर जो है इसे बोया जाता था, और इसका जो है वो निर्यात जो वो प्राचीन काल से लेकर जो है वो किया जाता रहा। मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि किन किन चीज़ों का मुख्य तौर पर हम प्राचीन काल से लेकर जो है उन चीज़ों का निर्यात किया कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के मुख्य तौर पर वस्त्र बनाते थे। पहला कपास से सूत, इनकी धागा, और धागे से जो वो कपड़े का निर्माण होता था, तो सूती वस्त्र कहलाता था। उसके अलावा जो ऊन से भी वस्त्र बनाते थे वो ऊनी वस्त्र, और तीसरा जो होता था वो रेशम भी जो प्रयोग में लाई थी, और तीसरे जो है वो रेशमी जो वस्त्र थे वो भी जो है वो प्रयोग में लाए जाते थे। सेकंड जो इसमें जो आता है वो आता है आपका लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी। फिर चर्म उद्योग है, ठीक है, शिल्प उद्योग है, विभिन्न प्रकार के नक्काशी संबंधी या जो कार्य हैं। फिर इसके अलावा धातु है, बर्तन है, आभूषण है। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो वहाँ पर उपयोग किया जाता था, निर्माण किया जाता था, ये उद्योगों की श्रेणी में शामिल थे। अगर हम पशुपालन के संदर्भ में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि वो उनका जो पालन पोषण मुख्य तौर पर किया जाता था। अगला जो आता है वो आता है श्रेणियाँ। श्रेणी क्या होती थी? मध्यकाल में या अन्य कालों में भी जो आप देख सकते हो कि एक जैसा व्यवसाय करने वाले लोग अपने लिए एक संगठन, एक संघ बना लेते थे, वही कहलाती थी श्रेणी। क्या कहलाती थी? श्रेणी। और श्रेणी जो थी वो उनका उद्देश्य क्या होता था? श्रेणी जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई कारपेंटर का काम करता है, यदि कोई लकड़ी का उस काम करता है, तो वो जो श्रेणी होगी, संबंधित जो श्रेणी होगी वो क्या करेगी, जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को क्या करेंगे, वो प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और सेकंड जो होता है वो प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत जो है वो उस संबंधित उस माल की गुणवत्ता को भी निर्धारित करेंगे। अगर हम कारपेंटर की बात करते हैं या फर्नीचर की बात करते हैं तो हम देखेंगे पहले तो उन्हें बनाना सिखाया जाएगा कि इस तरह से इसको बनाया जाता है, और सेकंड कि उनको बनाने के उपरांत जो है उसकी जो गुणवत्ता है, ठीक है, जो उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो बहुत बेहतरीन हो। इस चीज़ का जो सुनिश्चित जो किया करता था वह भी यही श्रेणी किया करती थी। और इसका जो मुखिया कहलाता था वह कहलाता था
जेठक, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो अन्य जो चीज़ें थी, जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी, आप इसमें देख सकते हो कि आप इसमें से देख सकते हो कि किस प्रकार से जो वो जो व्यापारिक नियम हुआ करते थे, मूल्यों पर भी नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है। जो मिलावट करने इत्यादि वाले जो लोग होते थे उनको कठोर दंड भी दिया था। और जितना कर जो माल होता था, जो देशी वस्तुओं पर जो है वो 5% के हिसाब से, और विदेशी माल पर जो है वो 10% के हिसाब से प्रभार लिया जाता था। और जहाँ तक हम व्यापार की बात करते हैं तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार जो थे वहाँ उस समय उन्नत थे। और अगर हम बात करते हैं तो विदेशी व्यापारों में मुख्य तौर पर जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, रोम हो गया, यूनान हो गया, ठीक है। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में और भारत के सुदूर क्षेत्रों तक जो वो उनका व्यापार जो वो किया, उनके द्वारा व्यापार किया जाता था। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट हम थोड़ा सा लेंगे क्योंकि इसमें वीडियो फिर क्लियर नहीं आ पाती। अच्छा, इसके अगले भाग में हम जो है यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कला के संदर्भ में। तो कला में, क्योंकि हमारे काल में क्या हुआ, कला जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो बहुत ही एक शीर्ष स्थान जो है उसने जो वो हासिल कर लिया था। और उसके संदर्भ में विभिन्न चीज़ों के परिदृश्य में हम जो है बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कला में सबसे पहला जो आता है वो आता है वास्तुकला, ठीक है। अब वास्तुकला किससे संबंधित होती है? वास्तुकला होती है घर निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि से संबंधित है। तो वास्तुकला के संदर्भ में हम जो है कुछ चीज़ें, कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे। जैसे एक यात्री आया था, वो आया था, उसका नाम था फाइयान, एक चीनी यात्री था ये फाइयान। और इसका जो भारत में जो आगमन हुआ था वह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ध्यान ये रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त प्रथम अलग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो अलग हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो लगभग 500-700 सालों का लगभग जो फर्क इसमें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लगभग मैं कह रहा हूँ, ये आपको एग्जैक्ट डेट भी बाद में बताएंगे क्योंकि उसमें फाइयान जो था वो 405 से 411 ईस्वी तक जो भारत में रहा था। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो उनका जो शासनकाल था वो लगभग 322 ईस्वी से इसी पूर्व से जो शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर उनके काल का एक राजमहल बना हुआ था। और कहते हैं कि फाइयान ने इतने समय उपरांत भी, इतने समय पश्चात भी, जब उसने जो वो पाटलिपुत्र में उसके बने हुए महल को जब देखा था तो वो हैरान रह गया था कि किस प्रकार से इतना सुंदर महल उनके द्वारा बनाया गया था। और उसने जो उसके बारे में एक टिप्पणी की थी कि इस महल की सुंदरता को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे जो वो किसी मानव ने नहीं अपितु जो इसे देवताओं ने स्वयं बनाया होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है भवन निर्माण के क्षेत्र में जो वहाँ पे उसने क्या किया, अशोक के काल में जो सबसे पहले जो है इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर पक्के भवनों का जो निर्माण शुरू हुआ था, पत्थरों का निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले मुख्य तौर पर लकड़ी के भवन बनाए जाते थे। और अशोक ने ही 2 महत्वपूर्ण नगर वहाँ पे बसाए थे। पहला था उसमें श्रीनगर और दूसरा था ललितापट्टनम। और साथ में इसके अलावा जो उसने 84,000 स्तूपों का भी निर्माण किया था। सेकंड जिसमें आता है वो आता है शिल्पकला, ठीक है। शिल्पकला में मुख्य तौर पर जैसे हमने पहली बात की थी, हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, शिलालेख, स्तंभलेख, ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। जैसे उनके द्वारा जो है 50 से 60 फुट ऊंचे जो वो स्तंभलेख या स्तंभलेख जो वहाँ पे बनाए गए थे। और कुछ उसमें से ऐसे भी थे जिनका जो वजन था वो 50 टन के करीब हुआ करता है। और जो 50 से 60 फुट ऊंचे जो ये स्तंभलेख थे, उन्हें जब वो एक ही शिला, एक ही विशाल पत्थर को काट कर जो उसे बनाया गया था, तो ये उस काल की जो वो उत्तम कला को प्रदर्शित करते हैं, शिल्पकला को प्रदर्शित किया करते हैं। और साथ में इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो चित्रित आदि जो वहाँ पे जो वो बनाए गए, जैसे पशु पक्षियों के। और आपने सारनाथ का अशोक स्तंभ तो देखा ही होगा, या मैं उसको बाद के समय में जो उसका आपको फोटो भी दिखा दूंगा। आप इसमें देख सकते हो कि उसमें जो है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जो उसको मान्यता प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा, उसमें जो वो 4 जो वो शेर आपस में जो पीठ से पीठ जुड़ाए हुए रहते हैं। और साथ में उसमें जो एक चक्र भी है, ठीक है। और उसको सिंह शीर्ष के नाम से उसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारनाथ के उसी अशोक स्तंभ से जो उसे लिया गया है। फिर उसके बाद आता है पॉलिश करने की कला। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि इसमें गया की गुफाओं की जो पॉलिश थी वो अपने आप में बहुत ही अनूठी थी। और वर्तमान समय में उसकी जो चमक है वो बरकरार है। तो वो उस काल के में बने होने के बावजूद भी मतलब एक हैरानी का, एक आश्चर्य की बात है। और उसके बाद आता हुआ था अशोक का स्तंभ, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, फिरोज शाह कोटला में जो उनके द्वारा स्तंभ बनाया गया था, जिसको देखकर जो वो हैरान रह गए थे अंग्रेज अधिकारी कि ये पत्थर का बना है या
किसी धातु का, क्योंकि धातु पर जो है वो पॉलिश आसानी से चढ़ाया जा सकता है और लंबे समय तक उसे रखा जा सकता है। फिर अगला जो आता है वो उसमें आभूषण आते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आभूषण जो बनाए जाते हैं, मुख्य तौर पर जो अगर हम आभूषणों की या इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है सिक्कों की। ठीक है, सिक्के जो 3 प्रकार के होते थे, पहला सोने का, फिर चांदी का और तीसरा तांबे का। और मैंने उसको उसी क्रम में जो उसमें यहाँ पे रखा है। सिक्के स्वर्ण के जो होते थे, सोने के होते थे वो स्वर्ण कहलाते थे, चांदी के होते थे वो पण कहलाते थे, और जो तांबे के होते थे वो मश्क कहलाया करते थे। ठीक है, और यदि हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में पहला जो हमने नाम लिया वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया था। सेकंड जो आता है वो मैगस्थनीज की इंडिका, मैगस्थनीज जिसे सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत के रूप में भेजा गया था। और थर्ड वन जो है वो कथावथु, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो था 251 ईस्वी पूर्व में किया था, और उसी में ही जो है वो एक ग्रंथ की रचना हुई थी, उसका नाम था कथावथु। और चौथा जो है वो कल्प सूत्र है भद्रबाहु। आपने पहले सुना है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ था, ये एक अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान जो है क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था जो जैन धर्म था वो 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में रह गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे कहलाए श्वेतांबर, और जो दक्षिण भारत में चले गए और भद्रबाहु जिनके जो उज्जैन जो है एक प्रकार से गुरु थे, शिक्षक थे, तो वो कहलाए दिगंबर, नग्न रहने वाले। ठीक है, और आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो भी इन्हीं भद्रबाहु के संरक्षण में, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत जो वो हुई थी। ठीक है, और मुख्य तौर पर यदि हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो मुख्य तौर पर वहाँ पे प्राकृत थी, और संस्कृत भी जो है वहाँ पे जो है वो प्रचलन में थी। और अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो शिक्षा में 2 प्रसिद्ध वहाँ पे विश्वविद्यालय थे, एक का नाम जो था वो तक्षशिला था और दूसरे का नाम था बनारस विश्वविद्यालय था, जहाँ पर जो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो दूर दूर से जो वहाँ पर आया करते थे और शिक्षा अर्जन किया करते थे। ठीक है, अब जहाँ तक हम मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं तो आप इतिहास में इस कक्षा में आप विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों के पतन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें से अधिकतर आपके पॉइंट्स जो होंगे वो देखने को मिलते जुलते होंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट्स बेशक उसके मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जो आप उसमें कंटेंट रखोगे, जो उसमें आप फैक्ट्स रखोगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं, पहला जो बात करेंगे अशोक का उत्तरदायित्व है। अशोक ने बहुत ज़्यादा, हालांकि जो उसने जो है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, उसने बहुत सारे स्तंभ किए, धर्म महामात्र नियुक्त किए, धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, धर्म यात्राएं की। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा धन जो है वो व्यय हो गया था। उसने जब वो इसको युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे सैन्य दुर्बलता आई। और अगर हम अगली बात करते हैं तो उसके दुर्बल उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 185 ईस्वी आपका जो है 185 ईस्वी पूर्व में यही जो हमारा साम्राज्य था वो एक प्रकार से पूर्णतया जो है समाप्त हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि 50 वर्षों के भीतर ही अशोक के पश्चात यह साम्राज्य जो पूर्णतः समाप्त हो गया। तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण था वो अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी था। ठीक है, जैसे संप्रति है, दशरथ है, वेदरथ है, ये सारे के सारे कैसे थे, अयोग्य हुआ निगम में साबित हुए। फिर उसके बाद जो उत्तराधिकार के कानून का अभाव, आपको याद होगा जब हमने अशोक के राज सिंहासन को प्राप्त करने की जब बात पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि उसने जो अपने 100 भाइयों को मारकर जब वो राज सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अक्सर होता था जब भी राजा की मृत्यु होती थी उसके उपरांत जो है वो उसके उत्तराधिकारी में युद्ध के लिए संघर्ष होता है, और युद्ध जब भी होता है तो उसमें 2 प्रकार की हानियां होती हैं, पहली जनहानि और दूसरी धनहानि। ठीक है, तो ये भी उसका जो वो एक विनाश का कारण बना। विशाल साम्राज्य, अब वहाँ पे जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल साम्राज्य था। आपको मैंने पहले कहा है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य जो था वो भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, तो इस विशाल साम्राज्य को चलाए रखने के लिए जो एक योग्य शासकों की आवश्यकता थी, और इसे जो उस समय जिस समय जो यातायात और संचार के साधन बहुत ही कम विकसित थे, लगभग ना के बराबर थे, तो उस दौरान जो है इसे संभाले रखना और इसे चलाए रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा एक काम था, जो है वो बात के समय में संभव नहीं हो सका। फिर अगला जो आता है वो राजधानी का जो केंद्र में ना होना, क्योंकि उनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो है उनकी जो राजधानी थी वह केंद्र में नहीं थी, इसीलिए वह भी उसका केंद्र उसके पतन का कारण बना। क्योंकि जब राजधानी केंद्र में ना हो तो उस स्थिति में जो है वो सुदूर क्षेत्रों पर जो है वो नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा ही हुआ। और अगला जो आता है वो आता है कर्मचारियों के अत्याचार। अगर जब हम बिंदुसार के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। वहाँ का गवर्नर उस समय सुशीम, यानी कि बिंदुसार का एक बेटा था,
जबकि उस विद्रोह में जब वो सफल नहीं हो सका उस विद्रोह का दमन करने में, तो उसके उपरांत जो है वो अशोक को वहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, अशोक को वहाँ बुलाया गया, और अशोक को वहाँ बुलाने के उपरांत जो है वहाँ पर उसने जो उसको उस पर दमन किया। तो बाद के समय में जब ये छानबीन की गई कि ये विद्रोह किया क्यों, तो वहाँ पे ये नहीं है कि वो राजा से संतुष्ट नहीं थे, राजा से दुखी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर कर्मचारी जो थे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। अब साम्राज्य का विभाजन एक्चुअल में क्या हुआ कि उसके जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, जैसे कि इसमें बतलाया गया है कि जालौक में जो है कश्मीर ने, वीरसेन ने गांधार में, और शेष जो साम्राज्य था, ठीक है, उसे संप्रति और दशरथ ने जो वो अपने आप में बांट लिया। तो साम्राज्य का विभाजन हो गया, तो वो भी उसकी कमजोरी का कारण बना। वित्तीय संकट है, ठीक है, अब चाहे वो सड़कें बनाना है, रास्ते बनाना है, कुएं खुदवाना है, वृक्ष लगवाना है, ठीक है, उनकी सुख सुविधाएं है, धर्म महामात्र की नियुक्ति है, ओके, तो स्तूप है, अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा व्यय किया गया, और व्यय करने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट हमारे साम्राज्य को सहन करना पड़ा, जो है वो लंबे समय तक इस साम्राज्य को जो वो चला नहीं सका। ठीक है, और उसके बाद जो आता है वो हिंद यूनानी शासक के बारे में इसमें बात आती है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है डिमिट्रियस, क्योंकि ये और अन्य जो विदेशी आक्रमण थे वो भी इसके जो पतन का कारण बने। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मणों का विरोध। ब्राह्मणों में आप इसमें झूठे देवता जो है वो कुछ अभिलेखों में जो है वो ब्राह्मणों को उसमें कहा गया है, अशोक के अभिलेखों में, और इसी प्रकार से जो वो आप उसको देख सकते हैं कि तात्कालिक कारण के रूप में भी उसे जो वो हुआ क्या कि अंततः 185 ईस्वी पूर्व में जो वो संप्रति जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अंतिम जो मौर्य शासक था उसका नाम था वेद, उसकी हत्या करके जो वो उसे सत्ता से हटाकर उसकी हत्या करके जो वो खुद जो वो राजगद्दी पर बैठ गया। वह एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण क्योंकि बौद्ध धर्म के जो मौर्य काल में जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और बौद्ध धर्म के विकास से दो